साजिश में सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन युद्ध की करते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अचानक ही खार्किव पर इतने तेज हमले कर दिए कि अब ऐसा लगने लगा है कि रूस पूरे खार्किव पर कब्जा करके यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका देने जा रहा है। और अब लगभग यह तय हो गया है कि रूस तब तक के नहीं रुकेगा जब तक कि यूक्रेन में वो अपना मिशन पूरा नहीं कर लेता। एक किलोमीटर में लाशें ही लाशें, खार्किव में खूनी खत। За победу! Ура! टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करते रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने का मन बना लिया है। ना तो अमेरिका के तोप, टैंक, मिसाइलें और रॉकेट रूसी सेना को रोक पा रहे हैं और ना ही 32 देशों से बना नेटो रूसी फौज का मुकाबला कर पा रही है। हालात ये हो गए हैं कि 800 से ज्यादा दिन की जंग में रूस ने एक तरह से यूक्रेनी सेना को रौंद कर रख दिया है। सबसे ताजा और भीषण हमले में यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने बेहद प्रचंड हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक रूसी सेना की तरफ से हुए हमले में खार्किव के 1 किलोमीटर इलाके में यूक्रेनी सेना की लाशें बिछ गई हैं। जरा देखिए रूसी सेना ने खार्किव में क्या किया है। फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि 10 मई 2024 को रूसी सेना ने खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दावे के मुताबिक रूसी सेना पिछले एक हफ्ते से खार्किव पर बड़े हमले कर रही थी। फ्रांस की न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि रूसी सेना खार्किव में 1 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। खबर यह भी है कि रूस का हमला होने के बाद खार्किव से हजारों लोग सुरक्षित जगह पर भागने को मजबूर हो गए हैं। खार्किव में घुसने के लिए रूस की सेना ने एक बफर जोन बनाया है, जिसके मुताबिक वो आगे बढ़ रही है। दावा तो यहां तक किया गया है कि खार्किव को बचाने के चक्कर में सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। खार्किव पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है। रूस की सेना खार्किव में 1 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। इसकी पुष्टि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कर दी है। Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Внимание! Пуск! Есть пуск. यूक्रेन के खार्किव पर रूस का 1 किलोमीटर पर कब्जा साबित करता है कि पुतिन का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अभी यूक्रेन में रुकने वाला नहीं है। हमला ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद की कमी है। यूक्रेन ने अपने सभी रिजर्व सैनिकों को खार्किव भेजना शुरू कर दिया है। अगर हम रूसी हमले की बात करें तो साफ हो जाता है कि रूस ने हमला करने में घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है।
2022 में खार्किव में मिली हार के बाद रूस का प्लान है कि वो हर हाल में खार्किव पर जीत हासिल करे। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस अपने हाईटेक टैंक, एयर मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। 10 मई की सुबह से हवाई हमले तेज हो गए हैं। रूस अभी तक 1 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक खार्किव में घुसने के लिए रूस की सेना ने एक बफर जोन बनाया है, जिसके अनुसार सेना आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि खार्किव में उनकी सेना रूसी सेना को बड़ी टक्कर दे रही है और स्पेशल ब्रिगेड और हाईटेक मिसाइल भी तैनात कर दी गई है। यूक्रेन का काल बना पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन। रूस के हमले में अब तक 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर भाग गए हैं, जबकि 65 लाख से ज्यादा यूक्रेनी देश में ही बेघर हो गए हैं। वहीं अब तक यूक्रेन के 10,000 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 18,500 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 3.92 लाख सैनिकों को मार दिया है, लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद हकीकत ये भी है कि रूस ने यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के कितने हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन की डीप स्टेट टेलीग्राम चैनल की रिपोर्ट का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की 62,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस अब तक यूक्रेन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के डोनेट्स्क, खेरसोन, लुहांस्क और ज़पोरिज़िया इलाके रूस के कब्जे में आ चुके हैं। इधर आईएसडब्ल्यू का अनुमान बेहद चौंकाने वाला है। आईएसडब्ल्यू का कहना है कि रूस 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके को कंट्रोल कर चुका है, यानी कागजों में यूक्रेन जीत रहा है और जमीन पर रूस जीत रहा है। Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. यूक्रेन और नाटो मिलकर भी रूस से जमीन पर सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन 1500 किलोमीटर दूर से रूस में हमले कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से यूक्रेन ने पहली बार 1500 किलोमीटर दूर से हमला किया है। यूक्रेन ने दक्षिणी रूस में 2 तेल डिपो को भी निशाना बनाया है। यूक्रेनी दावों के मुताबिक कीव के ड्रोन ने रूस के दक्षिणी कास्तोड्रार क्षेत्र में अनापा शहर के पास 2 तेल डिपो पर भी हमला किया है, जिससे रात में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इधर पुतिन के बेहद वफादार रूसी गणराज्य के चेचन्या नेता रमजान कादिरोव ने बड़ा दावा किया है। कादिरोव के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन को जंग में बुरी तरह से हरा देंगे, यूक्रेन को 2 हिस्सों में फाड़ देंगे और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की को मजबूर कर देंगे कि हमारे सामने खड़ा हो और मेज पर रखे सरेंडर के कागजों पर साइन करें। पुतिन को जितना इलाका चाहिए होगा उतना इलाका हम छीन लेंगे। Успокоился и не беспокоились, да, поэтому это мелочь для нас. Но сейчас мы порвем, да, знаешь, разделим на 2 части, потом в последующем потихоньку заберем, да, сколько нужно, столько этого шайтана Зеленского посадим за стол и подписать, да, бумаги, которые нам необходимы, и все. ऐसे हालातों की वजह से ही रूस को अब पोलैंड की तरफ से नाटो के 32 देश मिलकर घेर रहे हैं। जरा देखिए इस वक्त नाटो और रूस के बीच क्या चल रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा है कि रूस की सीमा पर नाटो के 1,23,000 सैनिक मौजूद हैं। इस बीच यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने
यूक्रेन के लिए 61 अरब डॉलर की सहायता देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है, जो रूस के लिए गंभीर खतरे वाली बात है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस की सीमा पर नेटो के 300 टैंक और 800 आर्मर्ड व्हीकल तैनात हैं, जबकि 90,000 नेटो सैनिक अलग अलग तरह के अत्याधुनिक हथियारों के साथ लिथुआनिया आ गए हैं। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह भी दावा किया है कि रूस ने लेनिनग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग इलाके में 7,000 घातक हथियारों को भेजा है। इसके अलावा रूस की राजधानी मॉस्को में भी 2400 आधुनिक हथियारों को तैनात किया गया है। अब ऐसे हालात में भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर हमले तेज क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है, पुतिन का टारगेट सिर्फ यूक्रेन नहीं है, बल्कि अब यूरोप हो चुका है। इजराइल हमास युद्ध से इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध में अब तक इजराइल का साथ दे रहे अमेरिका ने एकदम यू टर्न ले लिया है। अमेरिका ने इजराइल की बम सप्लाई रोकने का फैसला कर लिया और अब इजराइल के प्रधानमंत्री ना कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो वो अपने नाखून से भी युद्ध लड़ेंगे, लेकिन हमास को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू को बाइडेन ने बम देने से मना किया। रफा का बारूदी तांडव देख अमेरिका सहमत। युद्ध में इजरायल की जीत अब नामुमकिन है। अब नेतन्याहू के पास एटम बम का ऑप्शन। इजरायल ने गाजा की तबाही के बाद रफा को बारूदी कब्रिस्तान बना दिया है, लेकिन हमास के लड़ाके झुकने को तैयार नहीं है। इजरायल फोर्स रफा फ्रंट पर चुन चुन कर हमास के अड्डे तबाह कर रही है, लेकिन हमास फाइटर्स पलटवार में देर नहीं लगा रहे। इस बारूदी टकराव के बीच इजरायल को सबसे करारा झटका लगा है। झटका अमेरिका ने ही दिया है। इजरायल के जिगरी अमेरिका ने युद्ध के बीच सबसे विध्वंसक बम की सप्लाई रोक दी है। अमेरिका के इस फैसले ने नेतन्याहू का दिमाग घुमा दिया है, क्योंकि इजरायल रफा फ्रंट पर जीत के साथ हमास के सफाए के करीब पहुंच चुका है। लेकिन युद्ध में सबसे बड़े सपोर्टर से मिले सेटबैक ने इजरायल को बुरा फंसा दिया है, क्योंकि अमेरिका के जिन बमों के दम पर इजरायल हमास की बर्बादी का प्लान बनाकर आगे बढ़ रहा था, वो मिशन अब अधर में लटक गया है। असल में अमेरिकी हथियार की सप्लाई पर लगे ब्रेक ने इजरायल फोर्स को रफा के ट्रैप में फंसा दिया है। इसी हफ्ते इजरायल ने रफा में फुल फ्लैश्ड मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने मिलिट्री ऑपरेशन से पहले 1 लाख फिलिस्तीनियों को इलाके से बाहर जाने की वार्निंग भी दी थी। इजरायल के लोगों को मुआसी में महफूज ठिकाने पर जाने की अपील के बाद ऑपरेशन तेज किया। इजरायल के टैंकों ने रफा में अंधाधुंध बारूदी गोले दागकर भीषण तबाही मचाई थी। इजरायल के हमले में हमास के 22,000 लड़ाकों की मौत की भी जानकारी सामने आई। इजरायल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि गाजा के रफा इलाके में उसकी 4 बटालियन मौजूद है। ये बटालियंस इजरायली सेना के आदेश पर कई फ्रंट पर हमले को अंजाम दे रही हैं। इजरायल के इस मिलिट्री ऑपरेशन को जंग के आखिरी पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक रफा इलाके को जल्द खाली कराया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक रफा में इस वक्त 14 लाख लोग हैं। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो इजरायली ऑपरेशन शुरू होने के बाद गाजा के अलग अलग हिस्सों से भागकर यहां पनाह लेने पहुंचे हैं। हाल ही में इजिप्ट और अमेरिका के कुछ डिप्लोमेट्स इजरायल गए थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों ने इजरायल को धमकी दी थी कि अगर उसने रफा में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया तो यूरोप और इजरायल के बीच सिक्योरिटी ट्रीटी रद्द कर दी जाएगी। इजरायल ने सभी धमकियों को नजरअंदाज कर रफा में बारूद बरसाना बंद नहीं किया। खासकर अमेरिका से मिले हथियारों के इस्तेमाल से इजरायल रफा को धुआं कर रहा है, जिसका अमेरिका में घनघोर विरोध शुरू हुआ। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में उपद्रव मचने के बाद बाइडेन ने इजरायल की बम सप्लाई ठप करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के रक्षा काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इजरायल को हमास के खिलाफ दूसरे तरीके आजमाने की हिदायत तक दे डाली है। We believe that they have put an enormous amount of pressure on Hamas, and that there are better ways to go after what is left of Hamas in Rafah than a major ground operation. बम सप्लाई बंद करने के बाद हमास को दूसरे तरीके से हैंडल करने की नसीहत इजरायल को रास नहीं आ रही है, जिससे दोनों देशों के मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। बाइडेन प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि इजरायल ने अमेरिकी हथियारों का बेजा इस्तेमाल कर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। अमेरिकी संसद में सबूतों वाली रिपोर्ट भी जल्द पेश हो सकती है। उधर इजरायल ने अमेरिका के विरोध को दरकिनार कर बाइडेन की अपील को सीधे ठुकरा दिया था। इजरायल ने रफा में हवाई हमला किया था, जिसके बाद से अमेरिका ने सख्त रुख अख्तियार किया, क्योंकि इजरायल अमेरिका से मिले हथियारों का जमकर इस्तेमाल युद्ध में कर रहा है। अमेरिका ने इजरायल को जो हथियार सौंपे हैं, उनकी डिटेल ये रही। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने इजरायल को गाजा में जंग के बीच 155 मिलीमीटर के 52,229 M795 आर्टिलरी शेल्स, होवित्जर तोपों के लिए 30,000 गोले भेजे हैं। इजरायल को $320 मिलियन के डम बम भी दिए गए हैं, जिनमें जीपीएस लगाकर उन्हें सटीक हमला करने में कारगर बनाया जा सकता है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक, हेलफायर मिसाइल और कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट भी भेजे हैं। इसके अलावा 250 से 2000 पाउंड के बम भी दिए गए हैं। इजरायल के पास मौजूद यही अमेरिकी हथियार उसके लिए सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि इजरायल ने गाजा और रफा को इन्हीं हथियारों से दहला रखा है। इसलिए अमेरिका इजरायल को दूसरे तरीके से हमास से निपटने की नसीहत दे रहा है। About whether this pause has changed their calculus. We're in touch with the Israelis. Again, they know where we stand on this. They certainly know where the president stands on this, and they'll have to make their own decisions. And I don't want to get ahead of where we are right now. मगर इजरायल ज्यादा से ज्यादा जोर लगाकर रफा पर अजेय बढ़त बनाने की कोशिश में जुटा है। इस बीच आई एक जानकारी ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इजरायल की ताबड़तोड़ बमबारी से रफा और गाजा के अस्पतालों में हाहाकार मचा है। अल अक्सा अस्पताल में ईंधन की कमी के चलते मरीजों की जान पर बनाई है, क्योंकि इजरायल ने गाजा की सप्लाई पूरी तरह से रोक रखी है। हालांकि ऐसे आरोपों को इजरायल ने हमास का प्रोपेगेंडा भी बताया है, क्योंकि हमास सहानुभूति हासिल कर युद्ध का रुख मोड़ने के हर हथकंडे आजमा रहा है। जैसे यूएन महासभा में इजरायल पर फिलिस्तीन भारी पड़ा है। अरब देशों ने यूएन की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 143 देशों का समर्थन मिला। वहीं अमेरिका, इजरायल समेत 9 देशों ने ही प्रस्ताव का विरोध किया। इस प्रस्ताव के पास होने से फिलिस्तीन ने यूएन का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि यूएन महासभा फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता तो नहीं दिला सकती, लेकिन इससे फिलिस्तीन को कुछ विशेष अधिकार मिल सकते हैं। सितंबर 2024 से फिलिस्तीन असेंबली हॉल में यूएन के सदस्यों के बीच बैठ सकेगा, लेकिन उसे यूएन के किसी भी प्रस्ताव में वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास होने से इजरायली राजदूत गिलान एरदान भड़क गए। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान यूएन चार्टर को फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो चार्टर को फाड़कर संयुक्त राष्ट्र को आईना दिखा रहे हैं। मतलब ये कि युद्ध के मैदान से लेकर कूटनीति के दंगल में इजरायल फंसा हुआ है। इजरायल के लिए सबसे बड़ा झटका अमेरिका की बेरुखी है। अगर अमेरिका ने जंग में इजरायल का साथ छोड़ा तो वो कहीं का नहीं रहेगा। इजरायल के पड़ोसी दुश्मनों की एकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरब मुल्कों की घेरेबंदी से भी इजरायल को खतरा है। ऐसे में अगर बाइडेन ने नेतन्याहू को अलग थलग किया तो फिर युद्ध का दायरा बढ़ना तय है। इजरायल के पास सभी दुश्मनों से निपटने के लिए एटम बम के सिवा कोई और विकल्प भी नहीं बचेगा। लेकिन नेतन्याहू ने एटम बम की आशंका को खारिज करते हुए साफ किया है कि इजरायल हमास से अकेले निपटने का गोला बारूद रखता है।
रफा से हमास के खात्मे तक इजरायल युद्ध में रुकने वाला नहीं है। रफा में इस वक्त जो खून बह रहा है उसका बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने आग लगा दी है। उत्तरी इजराइल से ऐसी तस्वीरें आई है जिसे देखकर बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से चौंक गए हैं। इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर अब इस तरह के हालात बन चुके हैं कि इसी महीने गाजा में एक और बड़ा युद्ध शुरू होने के पूरे आसार हैं। इजरायल में आग लग गई है। इजरायल का यह हाल हिजबुल्लाह ने किया है। लेबनान का वो मिलिशिया जिसे ईरान का समर्थन है, उसने इजरायल की जमीन को अंगारों में बदल दिया है। ये है किर्यात शमूना। इजरायल लेबनान बॉर्डर पर इस शहर पर हिजबुल्लाह ने ऐसा हमला किया कि चारों तरफ आग लग गई। किर्यात शमूना की लोकेशन देखिए और यहां से लेबनान बॉर्डर की दूरी समझिए। इस शहर की लेबनान बॉर्डर से दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है और यह हिजबुल्लाह के रॉकेट की आसान रेंज में आता है। हिजबुल्लाह ने याद शमूना में 35 रॉकेट दागे। इनमें से 15 रॉकेट तो आयरन डोम ने रोक लिए, लेकिन बाकी 20 ने कहर मचा दिया। रिपोर्ट है कि इन हमलों में 9 लोगों की मौत हुई है। इजरायल के 14 सैनिक भी मारे गए हैं। रॉकेट जहां गिरा, आग लग गई और फिर आग ऐसी फैली कि उसे रोकना मुश्किल हो गया। शहर के पास बने हाईवे नंबर 90 से जो तस्वीरें रिकॉर्ड की गई हैं, वो दहशत फैलाने के लिए काफी हैं। कई घर जल गए, कई गाड़ियां जल गई। किर्यात शमूना वो शहर है जहां युद्ध शुरू होने से पहले करीब 25,000 की आबादी थी और अब यहां बहुत कम लोग बचे हैं। ज्यादातर लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का पहला टारगेट यही शहर लगातार बना हुआ है। इजरायल में हिजबुल्लाह का टारगेट नंबर 1 बन चुका है किर्यात शमूना। किर्यात शमूना में हिजबुल्लाह के हमले का सायरन रोज बजता है। हिजबुल्लाह के रॉकेट कभी भी दागे जा सकते हैं। किर्यात शमूना में इजरायल का आयरन डोम फेल साबित हो रहा है, जिसका स्ट्राइक रेट पहले 98% था, अब वो 50% रॉकेट भी नहीं रोक पा रहा है। हिजबुल्लाह इस वक्त इजरायल पर कत्यूशा रॉकेट से हमले कर रहा है। इनकी रेंज 2.5 किलोमीटर से लेकर 11 किलोमीटर तक है। किर्यात शमूना पर हिजबुल्लाह जो रॉकेट फायर कर रहा है, उसकी रेंज 2.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के बीच है। किर्यात शमूना पर हमले के बाद इजरायल ने लेबनान में काउंटर स्ट्राइक की है। इजरायल की एयर स्ट्राइक देखिए, उसने हिजबुल्लाह के कई इलाकों को टारगेट किया है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारने का दावा किया है। इजरायल के टारगेट पर रहे हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ख्याम, राब अल तथलीम, देर सिरियान, इताश शब, महबी और ओदीसे, ये वो इलाके हैं जहां से हिजबुल्लाह इजरायल पर अटैक कर रहा है और यहीं पर इजरायल अब बारूद बरसाने लगा है। פונה ואומר מכאן לאויבי ישראל ולחבריה הטובים ביותר, אי אפשר להכניע את מדינת ישראל, לא את צה"ל, לא את משרד הביטחון, לא את מערכת הביטחון ולא את מדינת ישראל. אנחנו נעמוד, נשיג את המטרות שלנו, נכה את החמאס, נדביר את החיזבאללה ונביא ביטחון. इस वक्त हिजबुल्लाह की एंटी टैंक मिसाइल इजरायल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। हिजबुल्लाह चुन चुन कर इजरायल के खुफिया ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजरायल लेबनान बॉर्डर पर दागी गई एंटी टैंक मिसाइलें देखिए। पहला फायर, टारगेट खत्म। दूसरा फायर, टारगेट खत्म।
अक्टूबर 2023 से मई 2024 तक इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच इस तरह की लड़ाई अब बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का रूप ले रही है। हिजबुल्लाह बार-बार इजरायल पर हमला कर रहा है और इजरायल बार-बार नॉन स्टॉप जवाब दे रहा है। दोनों एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायल की बहुत बड़ी पावर है और उसके सामने हिजबुल्लाह एक मिलिशिया है, लेकिन हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा समर्थन है। ये है अलमास मिसाइल जो ईरान ने बनाई और फिर हिजबुल्लाह को सप्लाई की। अलमास का मतलब होता है डायमंड, यानी हिजबुल्लाह इजरायल पर डायमंड वाला अटैक कर रहा है। आप इसे इजरायल हिजबुल्लाह की लड़ाई में ईरान की डायरेक्ट एंट्री भी कह सकते हैं। अलमास मिसाइल का कनेक्शन इजरायल के स्पाइक मिसाइल से है। 2006 में हुए इजरायल और हिजबुल्लाह के युद्ध में इजरायल की स्पाइक मिसाइल हिजबुल्लाह के हाथ लग गई थी। उसके बाद ये मिसाइल ईरान तक पहुंची और ईरान ने तैयार कर ली स्पाइक की हूबहू नकल। अब हिजबुल्लाह इसी मिसाइल से इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसी अलमास मिसाइल से हिजबुल्लाह ने पहले माउंट मेरॉन पर हमला किया। ये जगह लेबनान इजरायल बॉर्डर पर तैनात है और यहाँ टारगेट किया आयरन डोम के रेडार को। माउंट मेरॉन पर एक ही हमले में बहुत ही सटीक तरह से उसे उड़ा डाला। इसी रेडार से इजरायल हिजबुल्लाह के रॉकेट को ट्रैक कर रहा था। दूसरा हमला मनारा में हुआ, जहां इजरायल की गोलोनी ब्रिगेड का ठिकाना है। यहीं पर हिजबुल्लाह ने टॉप एंगल वाली अलमास मिसाइल से अटैक किया और यहां पर भी टारगेट तबाह कर डाला। चाहे मनारा हो, चाहे माउंट मेरॉन या फिर किरियात शमोना, ऐसे हमलों से उत्तरी इजरायल में बहुत दहशत है। कब हिजबुल्लाह की मिसाइल टकराएगी, कब हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरेंगे, इजरायल के लोग इसे लेकर काफी दहशत में हैं। कई शहर खाली हैं और अब यहाँ इजरायल के सैनिक रहने लगे हैं। इजरायल की फोर्स कई इलाकों में फैली हुई है और यही अब इजरायल के टारगेट बन गए हैं। जब से हिजबुल्लाह ने अलमास का वीडियो जारी किया है, इजरायल में कहा जाने लगा है कि ईरान अब लेबनान के रास्ते उसको टारगेट कर रहा है। अलमास मिसाइल 3 तरह की होती है। अलमास 1, इसकी रेंज है 4 किलोमीटर। अलमास 2, इसकी रेंज है 8 किलोमीटर। अलमास 3, इसकी रेंज है 16 किलोमीटर। अब यही रेंज इजरायल को बॉर्डर वाले इलाकों में बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि इजरायल के कई शहर और वहां मौजूद इजरायली सेना आबादी लंबी दूरी वाली अलमास के टारगेट पर आ गई है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट तो पहले ही इजरायली शहर में डर की नंबर 1 वजह बने हुए हैं। किरियात शमोना से लगी आग ऐसी है कि कत्यूशा रॉकेट का खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। बदला इजरायल भी बराबर ले रहा है और उसने लेबनान के इलाकों में लगातार बम बरसाए हैं। यहां चलती हुई कार को मिसाइल से उड़ा दिया गया। ऐसे ही कई और जगहों पर हमला हुआ है, जिसमें हिजबुल्लाह की लीडरशिप के बड़े हिस्से को खत्म करने का दावा इजरायल कर रहा है। अगले कुछ दिन लेबनान और इजरायल के बॉर्डर पर बहुत कुछ खतरनाक होने जा रहा है। किरियात शमोना में लगी आग ने नेतन्याहू और इजरायल की मिलिट्री लीडरशिप पर बहुत बड़ा दबाव बना दिया है। बीजेपी ने पूरी मजबूती से कहा कि मोदी थे, मोदी हैं और मोदी ही रहेंगे। दरअसल ये जवाब है बीजेपी का और सवाल था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट की जो भविष्यवाणी उन्होंने की, उसका बीजेपी की ओर से भी बहुत ठोस उत्तर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि बीजेपी के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि 75 साल पूरे होने पर पार्टी के नेता रिटायर हो जाएंगे। जेल से निकले तो उम्र पर अटके। इंडिया गठबंधन मुद्दों को तलाशते तलाशते जिस नायाब चीज को ढूंढ कर लाई है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र। अंतरिम जमानत पर जेल से छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये नया सियासी शिगुफा है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का ये नया सियासी तराना है। दिल्ली टू हैदराबाद इंडिया गठबंधन अब नहीं कर पा रहा अपनी बात, नहीं मिल रही आम आदमी गरीबों के लिए कल्याण की कोई बात, तो पूछ रहे हैं बताएं मोदी 75 साल की उम्र पूरी करेंगे तो छोड़ देंगे तख्त और ताज? जवाब गृह मंत्री अमित शाह से सुनिए।
अरे भाई, पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे? वो तय हो चुका है, नहीं बदलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल नहीं, अगले साल यानी 2025 में 17 सितंबर को अपनी उम्र की डायमंड जुबली मनाएंगे। सीएम केजरीवाल के दिमाग में यह सवाल कहां से आया कि 75 साल की उम्र के बाद पीएम मोदी प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे? तो ये रिसर्च का विषय है, लेकिन कहां इंडिया गठबंधन केजरीवाल की अंतरिम जमानत के बाद मुद्दे पर बीजेपी के शिकस्त का प्लान तैयार कर रही थी? कहां केजरीवाल उम्र पर ही अटक गए? सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा। 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। केजरीवाल की नजर सिर्फ पीएम मोदी के रिटायरमेंट की उम्र पर नहीं है, बल्कि उनकी आंखों में बीजेपी का भविष्य भी दिख रहा है। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मोदी ने देश को गारंटी दी है और अमित शाह ने मोदी की गारंटी दी है। मोदी ही थे, मोदी ही है, मोदी ही रहेंगे। सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी, और ये शाहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। बीजेपी के संविधान में नहीं लिखी 75 साल की बात, ये क्लियर कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो उन नेताओं का नाम लेकर जो कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट मोड में पीएम मोदी को लेकर हैं, उनकी शंका कितनी जायज है? मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडी अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने 70 साल से ज्यादा उम्र के 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें सबसे उम्रदराज 80 साल के उम्मीदवार थे। यही नहीं, वर्तमान लोकसभा में बीजेपी के 56 ऐसे सांसद हैं जो 70 साल से ज्यादा उम्र को पार कर चुके हैं और अब की बार भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि मोदी ही जरूरी क्यों है। इस सवाल का जवाब मोदी के नाम और उनके काम और उनके असर में दिखता है। मोदी की उस गारंटी में दिखता है जिस पर भरोसा करके देश ने अब तक 2 बार मोदी को सत्ता सौंपी है। आपको याद हो तो 1984 के बाद 2014 यानी 30 साल बाद देश में कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये मोदी थे जिनके नाम पर वोटर उमड़ पड़े। 2019 में भी यही हुआ। मोदी के नाम पर बीजेपी 303 सीटों पर जा पहुंची और अब 2024 है जब मोदी ने 370 सीटों का नारा दिया है। मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व की काट किसी के पास नहीं है। ये कई बार हो चुका है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अगली बार और शक्ति के साथ जनता उनको तीसरी बार और प्रचंड शक्ति के साथ 400 पार के बहुमत के साथ दोबारा बनाने जा रही है, तीसरी बार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। सियासत में नेता की प्रतिबद्धता, जनता का उस पर भरोसा और उसकी सरकार का इकबाल सबसे जरूरी होता है। ये तीनों फैक्टर मोदी के साथ हैं। मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे इंडिया गठबंधन की ओर देखिए तो कोई भी ऐसे सर्वमान्य नेता का चेहरा नहीं दिखता है। मोदी सब पर भारी पड़ते हैं।